अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की। इट इज़ बेसिकली एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग एंड इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रिकर्सर टू द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो टाइप 1 एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है विच इज़ बेसिकली और एंडोमेट्रॉइड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है दैट इज़ योर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। कि देयर इज़ एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स रिलेटिव टू द स्ट्रोमा। में बेसिकली होता क्या है कि जो ग्लैंड्स टू स्ट्रोमा रेशियो होती है वो बेसिकली बढ़ जाती है। ग्लैंड्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, स्ट्रोमा थोड़ा कम हो जाता है। एंड ये होता क्यों है? इट इज़ ड्यू टू द एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड दैट कुड बी आइदर ड्यू टू एन ओव्यूलेशन या देयर इज़ इंक्रीज एस्ट्रोजन प्रोडक्शन एंडोजीनसली या एक्सोजीनस एस्ट्रोजन की लेने की वजह से ज़्यादा बेसिकली एस्ट्रोजन बॉडी में होता है जिसकी वजह से एस्ट्रोजेनिक स्टिमुलेशन इंक्रीज़ हुई होती है। अब एक्सोजीनस एस्ट्रोजन कहाँ से आ सकता है कि जो फीमेल है वो कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में वो वहाँ से आ सकता है। और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास ओबिसिटी आ जाती है। ओबिसिटी की वजह से क्या होता है कि जो एंड्रोजन्स होते हैं उनकी पेरिफेरली कन्वर्जन हो जाती है एस्ट्रोजन में। मेनोपॉज आ जाता है, पीसीओएस आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर आ जाता है ओवरी का, जिसमें अगेन एस्ट्रोजन की जो एंडोजीनस प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा हुई होती है एंड एक्सेसिव ओवेरियन कॉर्टिकल फंक्शन आ जाता है। इसकी जो पैथोजेनेसिस है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं वो ये याद रखते हैं कि बेसिकली देयर इज़ इनएक्टिवेशन ऑफ द P10 जीन विच इज़ योर ट्यूमर सप्रेसर जीन। और आगे जब हम एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा पढ़ेंगे तो हम यही देखेंगे कि उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन की म्यूटेशन होती है दैट इज़ P10 की इनएक्टिवेशन हो चुकी होती है। कि इसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारे पास डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग पासवे होता है पी आई थ्री के AKT वाला, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। और यही देखा गया कि जो 20% ऑफ द हाइपरप्लेजियास होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद P10 म्यूटेशन एंड 30 to 80% ऑफ द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास दे आर एसोसिएटेड विद द म्यूटेशन ऑफ P10। कि जो पी आई थ्री के AKT का वाला सिग्नलिंग पासवे होता है इट इन्हेंसेस द एबिलिटी ऑफ द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स टू टर्न ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स टारगेटेड जीन्स। अब इसकी इन्होंने क्या कहते हैं क्लासीफाई किस तरह किया हुआ है? टिपिकल और एटिपिकल हाइपरप्लेजिया में क्लासीफाई किया हुआ है। जो एटिपिकल हाइपरप्लेजिया होता है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया। एंड जो टिपिकल हाइपरप्लेजिया होते हैं वो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ नहीं है, लेकिन उसको हम फर्दर 4 कैटेगरीज में सब डिवाइड कर देते हैं। सिंपल हाइपरप्लेजिया विद क्या होता था, सॉरी, हाँ, सिंपल हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया या सिंपल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया, और कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया एंड कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया। बेसिकली ये जो टिपिकल और एटिपिकल हाइपरप्लेजिया वाली क्लासिफिकेशन की है इट इज़ ड्यू टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द न्यूक्लियस। टिपिकल हाइपरप्लेजिया में न्यूक्लियस की ज़्यादातर टिपिकल हमको फाइंडिंग्स मिल रही होती है, वेरस एटिपिकल में जो न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी होती है वो हमको एटिपिकल मिलती है, हमको काफ़ी न्यूक्लियाई की प्रेजेंस में नज़र आ रही होती है। कि टिपिकल में बेसिकली मेनली में क्या मिल रहा होता है? इंक्रीज ग्लैंड टू स्ट्रोमा रेशियो मिल रही होती है। ये दोनों तस्वीरें दिखाई हैं। या तो इस तरह की मॉर्फोलॉजी मिल सकती है कि हम देख सकते हैं ग्लैंड्स बड़े में स्ट्रोमा कम है, या इस तरह की मॉर्फोलॉजी हो सकती है कि अगेन जो ग्लैंड्स हैं दे आर बैक टू बैक, कि उनकी साइजेस और शेप में भी वेरिएशन नज़र आ रही है, लेकिन देयर इज स्टिल सम रिटेंशन ऑफ द स्ट्रोमा and that is again due to the persistent estrogen stimulation, and these hyperplasia may evolve into cystic atrophy when estrogen is withdrawn. Then comes your atypical hyperplasia जिसकी इन्होंने यहाँ पे ये दो फिगर्स दिखाएंगे कि atypical hyperplasia it is also known as endometrial intraepithelial neoplasia। इसमें हमें क्या मिलती है? प्रोलिफरेटिंग ग्लैंड्स मिलते हैं विच आर डिस्प्लेइंग द न्यूक्लियर एटिपिया एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। कि इसमें न्यूक्लियर एटिपिया मिल रहा होता है कि बेसिकली हमको इसमें क्या मिलते हैं कि जो न्यूक्लिया होते हैं दे हैव ओपन क्रोमेटिन एंड दे हैव कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई, जिसमें उन्होंने एक आई थिंक यहाँ पे दिखाया हुआ BSL एरो से कि जिसका हमको न्यूक्लियाई जो है वो ईजिली विजिबल है और उसमें हमको वेजिकुलर न्यूक्लिया नज़र आ रहा है। तो इसमें मेन चीज़ बस यही याद रखनी थी कि टिपिकल और एटिपिकल में डिफरेंस क्या है। बाकी जो उन्होंने थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी बताई हुई उसको बस एक रीड दे देना है कि इंडिविजुअल सेल्स आर राउंडेड एंड लूज द नॉर्मल परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एटिपिकल हाइपरप्लेजिया की आजकल मैनेजमेंट किस तरह की जाती है? ज़्यादातर हिस्टेरेक्टमी के थ्रू की जाती है, या अगर किसी यंग वुमेन को हो चुका हो हु डिज़ायर फर्टिलिटी उनमें फिर ट्रायल किया जाता है प्रोजेस्टेरोन थेरेपी का एंड क्लोज फॉलोअप उसमें किया जाता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। इसमें मेन बस इसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो P10 जीन का पता होना चाहिए, रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए। यही रिस्क फैक्टर्स अभी आगे के कहते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में भी आएंगे। एंड दैट्स ऑल रिलेटेड टू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। होप इस समझ में आ गया एंड थैंक यू।